Hello students, welcome to this amazing platform of Physics Wala. Anushka ma'am is here with another chapter of chemistry. आज हम अपने lecture 4 पे हैं my dear students. Yes, and I hope last 3 sessions ने आपको जरूर help किया होगा. आपने उन सभी sessions को अच्छे से जरूर revise किया होगा बच्चे, क्योंकि उसमें हमने जो जो चीजें आपके exam point of view से most important है वो सब चीजें डिस्कस की है. अगर नहीं देखा है तो क्या करना है, जाकर उस लेक्चर को जरूर देखना है. राइट? यस मैम. तो चलो बच्चे, आज हम अपने 4th सेशन पे हैं. एंड मैम आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चे आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं. क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. यस. तो मैम आप तो हर चैप्टर हर टॉपिक के लिए कहते हो कि ये इंपॉर्टेंट है. हाँ इंपॉर्टेंट है, बट जितनी भी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं वो सब बच्चे यहां से बनती हैं. अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की बात करेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शंस, इस दोनों के कॉम्बिनेशन को रेडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है. और ये बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं बच्चे. तो आज हम इसको कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं. ऑल्सो इससे पहले हम एक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो इसके लिए हमें आना जरूरी है वो पढ़ेंगे. उसके बाद में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे तो बहुत आए हुए हैं. राइट? यस. एंड लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सब भी आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं. तो आप लोगों को अपनी एनर्जी को एकदम मैक्सिमम लेवल पे रखना है. यस. और अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है. राइट? जो इन सभी से रिलेटेड जो भी आपके PYQs प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो सब इस सेशन के एंड में आएंगे. राइट? तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन. तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है? राइट? तो अगर आप बुक्स देखेंगे तो यार हम बुक्स में पढ़ते हैं बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी आपको ऑक्सीडेशन की. ऑक्सीडेशन की आपको 4-5 तरह की डेफिनेशंस मिल जाएंगी. सेम इसी तरह से अगर आप रिडक्शन की बात करोगे तो आपको रिडक्शन की भी इसी तरह से 4-5 डेफिनेशंस मिलती हैं. कहीं पर कहा गया है हाइड्रोजन लूज हो तो ये है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन से रिलेट करके बताया गया है. मतलब अलग अलग तरीके से बताया गया है. अब इतनी सारी चीजें अगर आप पढ़ने लगे तो काम खराब. क्या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है? नहीं, बहुत कुछ पढ़ना है ना. तो इसलिए मैम काम आसान कर रही है ना. आपको सिर्फ एक डेफिनेशन, एक चीज समझनी है और उसी से आपके सारे के सारे रिएक्शंस में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकाल सकते हैं. खुश है? बिल्कुल. अरे मैं हूं ना, तो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी. अब जब आप बच्चे ऑक्सीडेशन की बात करते हो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, पहले बता देती हूं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं? एक साथ मिलकर बनाती हैं बच्चे आपका रिडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है? यस मैम. तो मैम यहां पर आप ऑक्सीडेशन से कहना क्या चाहते हैं आप अच्छे से समझना बच्चा. बहुत सारी डेफिनेशंस होगी कि यार ऑक्सीजन का एडिशन होना ऑक्सीडेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का लूज करना ऑक्सीडेशन होता है, और भी आपको 10 तरह की डेफिनेशंस मिल जाएंगी. लेकिन आपको सिर्फ एक याद करनी है, दैट इज, मान लो कि मेरे पास में कोई एक ए एलिमेंट है. राइट? इस ए एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. जब भी कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होता है? तो क्या उसके पास एक प्लस चार्ज आता है? हम ऐसे डिनोट करते हैं. बिल्कुल मैम. उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहां पर प्लस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं. राइट? यस. तो यहां से बच्चे आपको बस इतना समझना है कि जो ये रिएक्शन हुई ना, इसको आप ऑक्सीडेशन कहते हो. इसको आप ऑक्सीडेशन कहते हो. तो मैम यहां से मैं ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या बोल सकता हूं या बोल सकती हूं? मैम मैं बोल सकती हूं कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज इट? इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. राइट? जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है. सिंपल. इतना याद रखना है, कहानी खत्म. अब बच्चे ध्यान से देखो, यहां पर अगर आप इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हर एक एलिमेंट की हम कैलकुलेट करते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे. डोंट वरी. मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूं कि यहां पर अगर आप एक बार के लिए इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात
करेंगे तो वो बच्चे 0 है। और अगर आप यहां पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो वो +1 है, राइट। तो यानी कि जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से देखोगे तो आप कंपेयर कर सकते हो कि पहले 0 था अब +1 है, तो यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। यस मैम, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डालोगे। बिल्कुल, हमें पता है कि हर एक रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, हर एक रिएक्शन में न्यूट्रल होना जरूरी है, राइट। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और ये आपने दिख दिया। यानी कि आप सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंपेयर करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? बिल्कुल मैम। तो बच्चे बस आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ही कंपेयर करना है और कुछ भी नहीं करना। क्लियर है? क्लियर है मैम। और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और चीजें हमें समझ आए। अगर मैम आपको बोलती हैं दैट यू हैव Mg, ठीक है, आपके पास मैग्नीशियम है और आपने मैग्नीशियम को Mg2+ में कन्वर्ट कर दिया, +2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए। क्या मेरे बच्चा पार्टी मुझे बता सकती है कि क्या ये ऑक्सीडेशन है या नहीं? यस। तो पहली बात तो आप देख लोगे कि यार 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि वो वैसे भी ऑक्सीडेशन है। अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन ना लिखती, अगर मैं सिंपल Mg to Mg2+ लिखती तो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करते, ये 0 है, ये मैम +2 है। तो यानी कि आप देख सकते हो कि जब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तभी वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। तो इसलिए आप इसको क्या कह दोगे? ऑक्सीडेशन कह दोगे। तो यानी कि मैम यहां से हमें समझ आ गया कि कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें सीखना है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ जाएंगे। तो बच्चा ये आपका ऑक्सीडेशन है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? यस मैम। ऑक्सीडेशन समझ आया, तो रिडक्शन तो बस इसका उल्टा ही है। यस। अब क्या होगा? ध्यान से देखो, अगर आप यहां पर रिडक्शन की बात करते हो, अगर आप यहां पर बच्चे रिडक्शन की बात करते हो तो रिडक्शन में मैम आपको एग्जाम्पल क्या देती हैं? लेट अस से मैम बोलती हैं कि आपके पास में कोई B एलिमेंट था और उसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। यस, जैसे ही अब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। यस मैम, तो हम इसको B- से डिनोट करते हैं, राइट। अब बच्चे इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्शन। तो मैम यहां से मुझे रिडक्शन की डेफिनेशन को रटना नहीं पड़ा, मैम मुझे समझ आ गया कि रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है बच्चे? इट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? नो मैम, इट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर बच्चा? यस मैम। क्या मैम आप हमें और एग्जांपल्स दे सकती हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए? बिल्कुल बच्चे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है B की 0। अगर आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। तो आप कंपेयर करके कह सकते हो कि यहां पर क्या हो रहा है मैम? गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो करा क्या? सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंपेयर किया, राइट? यस। एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चे। एग्जाम्पल्स में अगर मैं आपको बोलूं, लेट अस से कि आपके पास में Cl2 था और ये Cl2 Cl- में कन्वर्ट हो गया, राइट? यस। तो सबसे पहले कहोगे कि मैम बैलेंस ही तो नहीं हो रहा, यहां तो 2 Cl हैं, यहां आपने 1 Cl ही बनाया है ना बच्चा? यस मैम। तो यानी कि मैम को यहां पर हाफ करना पड़ेगा ताकि आपकी रिएक्शन बैलेंस हो। एटम्स जो होते हैं बच्चा वो हमेशा कंजर्व्ड रहने चाहिए एक रिएक्शन के अंदर, ठीक है। यस मैम। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो सबसे पहले मुझे समझ आ रहा है कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां पर मैम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो यानी कि क्या हुआ है बच्चे? ऑब्वियसली इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये आपका यहां पर एक रिडक्शन हो जाएगा, राइट बच्चा? राइट बच्चे। तो यानी कि रिएक्शन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। बैलेंस करने के बाद में आप सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंपेयर करो और देखो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है? यस मैम। तो अभी तक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में तो आई एम श्योर कोई दिक्कत नहीं होगी मैम। मैं हर रिएक्शन में देख सकता हूं कि कौन सी ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन सी रिडक्शन हो रही है, राइट? यस बच्चा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हमने समझ लिया, लेकिन अब हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम रिडॉक्स रिएक्शंस करेंगे तो उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है? तो मैम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? बच्चे आपने मॉलिक्यूलर वेट समझा है? यस मैम। मैम आपने हमें बताया था कि अगर आप HNO3 की बात कर रहे हो तो इसका जो पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल का मास होगा उसे हम इसका मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक है? यस मैम। और अगर आप इसी का एक मोल का मास दे दो तो मैम वो हमारा मोलर मास हो जाता है। तो मैम ये वाले मासेस तो हमें क्लियर है। तो बच्चा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी बहुत ही सिंपल सा है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में किसी भी एलिमेंट का जब इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है तो उसके लिए सबसे पहली जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी वो दिखा रही हूं, फिर फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है? इक्विवेलेंट मास जब इनिशियली बात की गई, इक्विवेलेंट मास की जब इनिशियली बात की गई तो बोला गया कि जो भी ग्राम्स ऑफ मास जो है आपका क्लोरीन का 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन के साथ, 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन के साथ कोई भी एलिमेंट जो जितना भी उसका मास जुड़ रहा है वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। फिर बोलते कि ऑक्सीजन के 8 ग्राम मास के साथ जितना भी मास ऑफ एलिमेंट ज्वाइन हो रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। सिमिलरली हाइड्रोजन के 1 मास के साथ जितना भी एलिमेंट ज्वाइन हो रहा है वो उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ओके मैम, लेकिन अभी भी नहीं समझ आया है ना? तो मैं हूं ना, अब समझो। अब मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी तो आएगा ना। अगर मैं आपको बोलती हूं कि आपके पास में HCl है, ठीक है? यस मैम। आपको पता है कि क्लोरीन का मास 35.5 ग्राम्स होता है, ठीक है? यस मैम। तो अगर आप यहां पर देखो तो हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है और क्लोरीन का 35.5 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 35.5 ग्राम्स क्लोरीन के साथ कितना मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, तो आप कहोगे मैम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है। और मैंने आपको डेफिनेशन में कहा था कि 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन के साथ में जितना भी मास आपका ऐड हो रहा होता है दूसरे एलिमेंट का वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। यानी कि ये बच्चे हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, ठीक है? यस मैम। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ जो कंबाइन होता है वो दूसरे एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। तो यानी कि क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 ग्राम है, ठीक है मैम। लेकिन एक और एग्जांपल दे दो तो और ज्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है बच्चे? एक और एग्जांपल देती हूं। लेट अस से मैम ने बोला H2O यार, लेकिन मैं ये एग्जांपल्स ना लेके कोई ऐसा एग्जांपल लेती हूँ जिसमें कुछ दोनों डिफरेंट हो, ठीक है? तो हम क्या एग्जांपल लें? H2O हो गया है, HCl हो गया है, ठीक है? मान लो कि मैम ने ले लिया AgCl। मैम ने क्या लिया? मैम ने लिया AgCl, ठीक है? यस मैम। अब आपको यहां पर क्या देखना है? अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आप कहोगे मैम क्लोरीन का जो मोलर मास है, क्लोरीन का जो मास है वो 35.5 ग्राम्स है और सिल्वर का मैम 108 ग्राम्स होता है। तो बच्चे 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन के साथ आपका 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर ऐड हो रहा है, तो यही इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इज 108, ठीक है? यस मैम। लेकिन मैम और चीज समझनी है। मान लो एक और एग्जांपल दिया थर्ड लेटर से H2S। अब आएगा मजा, ठीक है? अगर आप H2S की बात करते हो तो आप देख रहे हो कि 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम्स ऑफ क्या है आपका सल्फर ऐड हो रहा है, 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर ऐड हो रहा है। और अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो कहा जाता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जितना भी दूसरा एलिमेंट का मास जुड़ता है वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो बच्चे 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अगर 32 ग्राम्स ऐड होता है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम्स आपका सल्फर ऐड होगा या नहीं? बिल्कुल मैम। तो यहां पर सल्फर का इक्विवेलेंट वेट जो है बच्चे
बच्चा वो क्या हो जाएगा, यहां पर सल्फर का इक्विवेलेंट वेट जो है वो 16 ग्राम्स हो जाएगा। तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट आपको इस तरह से कैलकुलेट करने हैं कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना मास दूसरे एलिमेंट का जुड़ा हो, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ और 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ। ठीक है बच्चे, यस मैम, इतना क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना आ गया है। अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूं, जब भी आप इक्विवेलेंट वेट की बात करते हो तो आपका इक्विवेलेंट वेट जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब जो इक्विवेलेंट वेट अगर आपके हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन है तो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे, लेकिन व्हाट इफ ये 3 एलिमेंट्स ना हो तो क्या उनके इक्विवेलेंट वेट नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं निकलेंगे? तो अब हम उसी की बात करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया, लेटस से क्या लिया मैंने, AgI। मान लो मैंने AgI दिया आपके सामने, तो क्या AgI का इक्विवेलेंट वेट नहीं होगा? ऑब्वियसली हर किसी का इक्विवेलेंट वेट होता है। तो अब हम वही सीखने वाले हैं कि इक्विवेलेंट वेट का अगर कोई फॉर्मूला होता तो वो क्या होता। दैट इज योर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड इज मैम n फैक्टर क्या है? अब आपको ध्यान से सुनना है कि जब भी आप n फैक्टर की बात करते हो तो जब आप नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करते हो, देखो रिडॉक्स रिएक्शंस में तो मैं n फैक्टर निकालना आज सिखाऊंगी, लेकिन नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस होती अगर जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा, ऐसी रिएक्शंस होती तो मैम मैं n फैक्टर कैसे निकालता? तो अब मैम वो बताएंगी। अगर आप यहां पर देखो तो n फैक्टर is defined for each and every compound or element in a given reaction। हर किसी का अपना अलग n फैक्टर होता है। अगर आप यहां पर नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करो तो यानी कि या तो एसिड होगा या बेस होगा या फिर आपका सॉल्ट होगा, या तो एसिड होगा या बेस होगा या फिर आपका सॉल्ट होगा, राइट? यस। तो अगर आप किसी एसिड की बात करते हो, लेट अस से मैंने एग्जांपल लिया HCl, तो HCl के अंदर जो n फैक्टर होगा वो क्या होगा कि वो कितने अपने H प्लस लूज कर सकता है, वो कितने अपने H प्लस लूज कर सकता है, वो उसका n फैक्टर होगा। यानी कि HCl में अगर n फैक्टर की बात करें तो 1 होगा क्योंकि वो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लूज कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 में बच्चे वो कितने n फैक्टर्स, कितने हाइड्रोजन लूज कर सकता है या फिर उसका n फैक्टर क्या है, तो आप कहोगे कि मैम यहां पर वो 2 लूज कर सकता है, इसलिए उसका n फैक्टर जो होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अगर मैंने बोला कि आपके पास में H3PO4 एक एलिमेंट है, आपके पास में H3PO4 एक एसिड है, अब मुझे बताओ कि इसका n फैक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे कि मैम ये 3 हाइड्रोजन लूज कर सकता है, तो इसका n फैक्टर मैम 3 होगा। ठीक है बच्चे, ओके। तो चलो अब देखते हैं कि क्या इसका n फैक्टर 3 होता है या नहीं। अगर आप यहां पर फास्फोरस की बात करोगे तो डबल बॉन्ड OH OH OH, ठीक है। यस मैम, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है एंड यस इसका n फैक्टर जो है वो क्या आ गया बच्चे, इसका n फैक्टर जो है वो 3 आ गया। ठीक है, और अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को H3PO, एक सेकेंड रुकिए, If I say that H3PO3 का n फैक्टर कितना होगा, If I say कि H3PO3 का n फैक्टर कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे मैम अगर आप H3PO3 की बात कर रहे हैं तो इसका भी तो n फैक्टर 3 होगा, 3 हाइड्रोजन लूज कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो P डबल बॉन्ड O OH OH और H, ये इसका n फैक्टर, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और बच्चे यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ एडेड हैं और यही आयनाइज हो सकते हैं। ये वाला हाइड्रोजन जो है वो आयनाइज नहीं हो सकता क्योंकि इसने एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यानी कि इसका बच्चे n फैक्टर जो होगा वो 3 नहीं होकर n फैक्टर इसका 2 होगा, राइट। तो इसलिए आपको कई बार देखने से लगेगा कि 3 n फैक्टर है या फिर हाइड्रोजन देख लिया और उतना ही नहीं, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन
हाइड्रोजन जो है वो लूज कर सकता है। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा सिर्फ उतने ही हाइड्रोजन लूज हो सकते हैं, और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। राइट, परफेक्ट बच्चा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप बेस की बात करेंगे तो मैम बेस के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने इसके लिए एन फैक्टर निकाला, आप सेम उसी तरह से बेस के लिए एन फैक्टर निकालेंगे। दैट इज, अगर आपने बोला कि आपको NaOH का एन फैक्टर देखना है, तो बच्चा NaOH का क्या होगा एन फैक्टर? OH माइनस जितने वो लूज कर सकता है वही उसका एन फैक्टर होगा। तो यानी कि NaOH का एन फैक्टर 1 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि BaOH होल ट्वाइस का एन फैक्टर कितना होगा, तो आप बोलोगे कि मैम BaOH होल ट्वाइस में 2 हाइड्रो OH लूज हो सकते हैं, तो यहां पर एन फैक्टर 2 हो जाएगा। राइट, यस। तो इस तरीके से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है बच्चे, परफेक्ट। अगर आप सॉल्ट की बात करते हैं, नाउ द क्वेश्चन इज कि सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकलेगा मैम? तो बच्चा सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकलता है? जैसे कि मैंने बोला दैट यू हैव Al2SO4 होल थ्राइस। राइट, तो यहां पर आपको ये चीज देखनी है, सॉल्ट के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है दैट अगर आप सिर्फ एल्यूमिनियम के एन फैक्टर की बात करें तो सिर्फ एल्यूमिनियम का एन फैक्टर बच्चा 3 होता है और SO4 का एन फैक्टर 2 होता है। तो 3 into 2 6 प्लस 3 into 2 6 विच इज इक्वल टू 12। तो यहां पर आपको इस तरीके से एन फैक्टर्स निकालने सीखने हैं। राइट, यस मैम। तो परफेक्ट है बच्चे, इस तरीके से आप अच्छा आई एम सॉरी, इसको आपको क्या करना है एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, अच्छे से समझा देती हूँ। अगर आप Al2SO4 होल थ्राइस कर रहे हो ना, तो इसमें आपको क्या करना है, यहां लिख लो Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, इसमें आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो, आपकी मर्जी है। आप एल्यूमिनियम लेना चाहते हो, कटायन लेना चाहते हो तो कटायन ले लो, अनायन लेना चाहते हो तो अनायन ले लो। जैसे ही आप कटायन या अनायन लोगे, आपने माना एल्यूमिनियम का देखना है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में अगर आप देखो तो Al+3 दैट इज उसका एन फैक्टर 3 है, और वो है कितना 2, तो यानी कि 3 into 2 विच इज इक्वल टू 6। यस, इसका एन फैक्टर बच्चा 6 होगा। राइट, आपको क्या करना है, जब भी सॉल्ट की बात करो तो क्या करो, कटायन या फिर अनायन में से किसी भी एक को चूज कर लो और उसका एन फैक्टर फाइंड आउट कर लो और देख लो कि वो कितने यूज हो रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली अगर आप SO4 से भी एन फैक्टर निकालते तो SO4 2 एन फैक्टर 2 होता है, SO4 2 माइनस इंटू 3 करते तो भी ये वैल्यू बच्चे 6 ही आती। राइट, यस, वहां पर मैम ने गलती से 12 लिख दिया था, दिस इज n इज इक्वल टू 6। राइट, तो इस तरीके से आप सॉल्ट्स के एन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। आई होप अब एसिड बेस और सॉल्ट में एन फैक्टर्स निकालने में मेरी बच्चा पार्टी कोई भी गलती नहीं करेगी। राइट, परफेक्ट बच्चे, चलो वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है, आगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, 1 by 1 हर पॉइंट को पढ़ेंगे हम। राइट, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट बना के रखना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझनी है। राइट, यस, ये नहीं बोलूंगी रटनी है, समझनी है। अगर आप HCl के एन फैक्टर की बात करते हैं तो 1 मैम बिल्कुल समझ आ चुका है, कैसे H2SO4 का 2 मैम बिल्कुल समझ आ चुका है, परफेक्ट। द एन फैक्टर ऑफ एन एसिड इज द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूट्रलाइजेबल H+ ions, right, that one molecule of the acid can डोनेट। क्लियर है बच्चा? यस मैम, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली आप बेस के लिए भी निकाल सकते हैं और आप सॉल्ट के लिए भी निकाल सकते हैं। एंड अब आप लोग कोई भी गलती नहीं करोगे। मैं पहले बोल रही हूं कि जैसे जैसे हम इस क्लास में आगे बढ़ रहे हैं, जो जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को हमने अपने माइंड में एकदम रिटेन कर लिया है। राइट, नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट अगर आप रिडॉक्स रिएक्शंस पे आते हो तो मैम अभी तक हमने एन फैक्टर्स जो थे वो एसिड बेस और सॉल्ट में निकालने सीख लिए जो नॉन रिडॉक्स थे। रिडॉक्स में हम एन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए बच्चे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता होना चाहिए। वो अगर निकालना आता है तो फिर आप एन फैक्टर निकालने में गलती नहीं करोगे। ठीक है मैम, करवा दो, हम रेडी हैं। तो चलो बच्चा करते हैं। अगर आप यहां पर देखो तो रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। बिल्कुल मैम, आपने अभी तो हमें बताया था
मान लो मैंने एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखी थी, क्या, लेटर से ए से मुझे मिल रहा था A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस, एक मैंने रिडक्शन रिएक्शन लिखी थी, बिल्कुल मैम आपने एक रिडक्शन रिएक्शन लिखी थी, दैट इज ये हो जाएगा B प्लस इलेक्ट्रॉन जो मुझे B माइनस दे रहा था, है ना, क्योंकि ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये रिडक्शन है। तो बच्चे जब मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा और आप नेट रिएक्शन लिख सकते हो A प्लस बी गिव्स यू A प्लस प्लस बी माइनस। तो यानी कि यहां से मुझे क्या पता चला कि यहां से मैं एक चीज बहुत साफ साफ बोल सकती हूं दैट A से A प्लस जो मैं जा रही थी वो ऑक्सीडेशन हो रहा था और B से जो मैं B माइनस जा रही थी वो रिडक्शन हो रहा था, और इस पूरी नेट रिएक्शन को आप रिडॉक्स रिएक्शन कहते हो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है वो यही है कि रिडॉक्स रिएक्शन जो आपकी नेट रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। देखो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने चाहिए, नेट रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। ये जो रिएक्शंस होती हैं इनको हाफ सेल रिएक्शंस कहा जाता है। इन रिएक्शंस के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इन रिएक्शंस के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बच्चे, लेकिन नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। वो मैं सिखा दूंगी कि कैसे नहीं आते हैं, कैसे बैलेंसिंग करनी होती है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको बस इतना समझ आना चाहिए कि नेट रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स मत लिख देना, ठीक है। चलो बच्चा, अब हम यहां पर पढ़ते हैं। अगर हम देखें तो यहां पर हमें बोला गया है कि H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl, ठीक है। यस मैम, मुझे H2 प्लस Cl2 2HCl दे रहा है, ठीक है। ओके बच्चा, अब आपको ना यहां पर ध्यान से देखना है, H2 लिखा प्लस Cl2 लिखा और वो HCl दे रहा है, 2HCl दे रहा है, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। अगर आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना शुरू करो तो एलिमेंटल स्टेट है, कुछ नहीं है, तो मैम ये जीरो है। यहां पर देखोगे तो बच्चे ये भी जीरो है, पर अगर आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे तो आप देखोगे यहां पर आप कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ऐसा कोई बॉन्ड बना होगा। यस मैम, अगर ऐसा कोई बॉन्ड बना है तो क्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हम पीरियोडिक टेबल में पढ़कर आते हैं। तो यानी कि इसके ऊपर आप -1 चार्ज लगा दो। अगर आप क्लोरीन पर -1 लगा रहे हो तो उसके इक्वल प्लस चार्ज भी तो होना चाहिए, तो हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आ जाएगा, राइट। इसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, यहीं पर सब कुछ सीख कर जाएंगे। अब अगर आप यहां पर देखो तो आप बोलोगे मैम ये -1 है और ये +1 है, ठीक है। ये तो आपने निकाल लिया कि ये -1 है और ये +1 है। अब आपको मैम को क्या बताना है वो देखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बच्चा कहां हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां हो रहा है, तो क्या कहोगे मैम। अगर मैं यहां पर ऑक्सीडेशन देखूं, वीडियो को पॉज करके आपको खुद करना है, फिर मैम का अप्रोच देखना है। अगर आप देखो तो मैम 0 से +1 जा रहा है, अगर 0 से +1 जा रहा है यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो मैम ये मेरा ऑक्सीडेशन होगा, है ना। हाँ, अगर 0 से -1 जा रहा है तो यानी कि मैम उसने पक्का एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या कहते हैं मैम, इलेक्ट्रॉन गेन करने को रिडक्शन कहते हैं। तो यानी कि ये आपकी नेट सेल रिएक्शन थी जिसके अंदर H2 गिव्स H प्लस, वो जो क्या था बच्चे, वो आपका ऑक्सीडेशन था, और Cl2 से जो Cl बन रहा था माइनस में, वो आपका रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये पूरी की पूरी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है बच्चा, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख लो यार। इसलिए ये आपका H2 हो गया, ये आपका Cl2 हो गया, यहां पर ऑक्सीडेशन क्यों लिखा है, यहां पर रिडक्शन क्यों लिखा है, अब हमें समझ आ गया है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है मैम, लेकिन अभी तक भी हमें ना ये RA और OA क्यों लिखा है ये नहीं समझ आया। क्या करूं, समझा दूं
समझा दो मैम। ठीक है बच्चा, समझा देते हैं। तो क्या है, क्या होता है कि एक, अब आपको इसको अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करना है। जब आपको कोई स्पेसिफिक इंसान कोई स्पेसिफिक काम करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, याद है वो डिटेक्टिव एजेंट्स जो होते हैं, जिनको हम एजेंट्स कहते हैं, वो एक स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक है, यस मैम, कोई डिटेक्टिव एजेंट है तो वो क्या करता है, वो करता है, मुझे अब वर्ड भी नहीं आएगा, अब मुझे वर्ड नहीं याद आएगा। डिटेक्टिव क्या करते हैं, छानबीन करते हैं ना, छुप छुप के छानबीन करते हैं, हाँ, नजर रखते हैं। आई कांट रिमेंबर दैट नेम नाउ, आई एम सॉरी। ठीक है, हाँ, तो डिटेक्टिव का काम आपको समझ आ गया। तो वो डिटेक्टिव एजेंट एक पर्टिकुलर काम करता है, राइट। सेम उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर कोई बच्चा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको आप ओ ए से भी रिप्रेजेंट करते हो, तो अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा टू ऑक्सीडाइज, है ना। यस, अब अगर वो एजेंट है तो वो दूसरे के लिए काम करता होगा। यस, आप डिटेक्टिव को पैसे देते हो तो वो आपके लिए काम करता है, राइट। यस, तो यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज तो करेगा लेकिन वो खुद को थोड़ी करेगा, वो तो किसी और को करेगा। यस मैम, तो यानी कि ये ऑक्सीडाइज करता है टू दी अदर्स, राइट। यानी कि ये ऑक्सीडाइज करता है दूसरों को, खुद को नहीं करता, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। और अगर आप यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे, अगर आप यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे तो अब आप मुझे बता सकते हो कि मैम रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करता है, टू रिड्यूस अदर्स। ठीक है, यस मैम, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे आपको इसी रिएक्शन में वापस आना है। ठीक है, मुझे पता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कोई तो इसका ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। हाइड्रोजन खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो मैं उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कह सकती। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, उसके अलावा तो सिर्फ क्लोरीन है। तो मैम क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो यानी कि बच्चे जो क्लोरीन जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्लोरीन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर रहा है। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि रिड्यूसिंग एजेंट, तो यार क्लोरीन तो खुद रिड्यूस हो रहा है, तो वो खुद तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, उसका रिडक्शन कोई और कर रहा होगा। वो कोई और कौन होगा, वो आपका हाइड्रोजन होगा, और इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो यहां से मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझ आ गया, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है ना। क्लोरीन हाइड्रोजन को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, अगर उसको ऑक्सीडाइज करेगा, अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उस इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन, क्लोरीन, तभी तो वो उसको ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड, वाइट से लिखती हूं, एंड itself gets reduced, right? Similarly बच्चे, अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे तो वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, तो खुद क्या हो रहा है, मैंने क्या बोल दिया, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। दूसरे को अगर वो रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा ना, खुद कोई इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो कोई और लेके रिड्यूस होगा। यस मैम, तो यानी कि ये दूसरों को रिड्यूस करता है एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज। इतना समझ आया बच्चे? क्योंकि इसमें ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करता है कि दूसरों को करता है। आप एजेंट नाम से समझ लो ना, दूसरे के लिए काम करेगा और फिर खुद उसका उल्टा ही होगा। यस मैम, क्लियर है बच्चे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन सारी की सारी सबसे ज्यादा होती है। तो Cl जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हमें मैम सब कुछ क्लियर है, ठीक है बच्चा? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो हमें बोला गया है, जो चीजें मैंने आपको बता दी ना वो सब चीजें अब यहां पर लिखी हैं, तो पढ़ लो। क्लोरीन इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लोरीन इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड।
ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बाय एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है मैम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर रिड्यूस्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर ऑक्सीडाइज्ड। ये हमें समझ आ गया है? यस मैम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर रिड्यूस्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर ऑक्सीडाइज्ड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैपेंस फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बच्चे आपको ये समझ आया? अगर रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से होगा? रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ, राइट? यस। तो बच्चा ये चीज आपको समझनी है, हर एक लाइन को समझना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए लाइंस गिवन है, हर एक लाइन को समझो। अगर नहीं समझ आई है तो पीछे का लेक्चर फिर से देखो और समझो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है? यस मैम। ठीक है। अब अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आया है H2 प्लस गिव्स यू 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो अब आप क्या देख सकते हो मैम? अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो मैम हम कह सकते हैं कि 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में जा रही है। ठीक है बच्चे, फिर बैलेंस तो करना पड़ता है। यहां पर तो 2 हाइड्रोजन है तो यहां पर 2 प्लस का चार्ज हो जाएगा, इसलिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है बच्चा? यस मैम। तो यानी कि अगर 0 से प्लस की तरफ जा रही है तो ये कौन सी हाफ रिएक्शन है मैम? यहां पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, राइट? तो ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है? यस मैम। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं मैम। सिमिलरली अगर आप क्लोरीन वाले केस की बात करेंगे, ये हम लिख भी चुके हैं, Cl2, यही जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं यही ये गेन कर लेगा, तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू 2Cl, और ये हाफ रिएक्शन आपके सामने हो गई और यहां पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, यहां तक तो आई एम श्योर आपको सब चीजें क्लियर हुई होंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने बहुत स्लोली आपको चीजें एक्सप्लेन की है। ठीक है? अब H2 plus Cl2 gives you 2HCl since oxidation and reduction always occur simultaneously. Obviously ये चीज तो मैम हमें समझ आ गई है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को देगा तभी तो दूसरा लेगा, यानी कि अगर ऑक्सीडेशन होगा तभी तो रिडक्शन होगा। सिंपल सी बात है। यस मैम। तो since oxidation and reduction always occur simultaneously, the number of electrons in the half reactions must be equal. The most important line की number of electrons equal होने चाहिए। नेट सेल रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं, राइट? ऑन द ऑपोजिट साइड द ओवरऑल रिएक्शन मस्ट नॉट शो अप एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल रिएक्शन में कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। क्लियर है बच्चा? परफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट। मैम आपने इतना ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दिया है, क्या आप हमें अच्छे से समझाएंगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं? अरे बिल्कुल समझाऊंगी यार, बिल्कुल समझाऊंगी। क्या करना है देखो, आपको यहां पर पोलर बॉन्ड्स देखा, मैंने कहा था बॉन्ड, मान लो आपके पास में H है और Cl है। अगर आप पोलर बॉन्ड देखोगे तो यहां पर Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर समझ लो, एक बार के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि इसने सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ले लिया, दैट इज Cl माइनस हो गया, और इसने सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसलिए इस पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, राइट? अब अगर मैम पोलर बॉन्ड ना हो, तो पोलर बॉन्ड ना हो मतलब कि एग्जाम्पल है H2, तो बच्चे H2 में क्या होगा मैम? यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, और कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। अगर बच्चे कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो क्या होगा? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0, तो इसलिए पूरे के पूरे H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 0 ही होती है। आप कभी भी देखोगे H2, Cl2, Br2 कोई भी ले लो, सारे के सारे अपनी एलिमेंटल स्टेट में जब नॉन पोलर होते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है, राइट? जब इस तरीके से बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, मैं समझाऊंगी जब पोलर बॉन्ड्स होंगे तो क्या होगा, जब नॉन पोलर होंगे तो क्या होगा। मैम हम इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल सकते हैं, राइट? नेक्स्ट कहता है दैट ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट वन एंड द सेम थिंग। आपके लिए वो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, ध्यान से सुनो यार।
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इज द हाइपोथेटिकल फॉर्मल चार्ज। वो एक हाइपोथेटिकल फॉर्मल चार्ज है, एक्चुअल में आपके HCl में ये बॉन्ड टूटा नहीं था जो आपने इसको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसको +1 दे दिया था, नहीं, आपने हाइपोथेटिकली सोचा कि अगर टूट जाता तो फॉर्मल चार्ज क्या होता, राइट? असलियत में थोड़ी टूटा था। यस मैम, तो इसलिए इसको कहा जाता है दैट इट इज द हाइपोथेटिकल फॉर्म्ड चार्ज ऑन दैट एटम इफ ऑल द पोलर बॉन्ड अटैच्ड टू इट अज्यूम्ड टू बी 100% आयनिक, और अगर 100% आयनिक है तो इलेक्ट्रॉन सारे उधर चले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन कभी भी कोई बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, तो इसलिए ये एक हाइपोथेटिकल केस डालकर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालते हैं। नेक्स्ट कहता है कंप्लीटली नॉन पोलर बॉन्ड्स होते, तो मैंने आपको समझा दिया क्या गया, AA टाइप डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ऑक्सीडेशन नंबर। AA टाइप मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन टाइप, क्लोरीन क्लोरीन टाइप, ब्रोमीन ब्रोमीन टाइप, मतलब इस तरह के कोई भी होंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी। क्लियर है बच्चा? परफेक्ट। तो अब यहां पर आपको और क्या समझना है, मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास में, है ना? हाँ, तो अब आप अगर इस CO2 को देखो तो आप कहोगे कि मैम जितना, अगर इस पूरे कंपाउंड की बात करूं तो मैम ये एक नॉन पोलर बॉन्ड है, इसका डाइपोल मोमेंट मैम 0 है, आप यही बोलोगे। बिल्कुल, क्योंकि इस साइड जितना अट्रैक्शन हो रहा है उतना ही इसी साइड हो रहा है। तो बच्चे अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, दैट ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ लेकर जाएगा तो एक -1 आएगा, ये इधर से और खींचेगा क्योंकि -1 आएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक इधर से अपनी तरफ -1 ले गया, इधर से अपनी तरफ -1 ले गया, तो अगर इधर -1 आया तो इधर एक +1 आया होगा, तो इधर भी एक +1 आया होगा, है ना? सेम यही केस इधर करो, अगर इधर देखोगे तो इधर फिर से -1, इधर फिर से -1, इसकी वजह से इधर फिर +1 और इधर फिर +1, तो यानी कि टोटल ऑक्सीजन के ऊपर अगर आप देखो तो -2 हो रहा है, और अगर टोटल कार्बन पे देखो तो ये +2 ये +2, मैम टोटल +4 हो रहा है ना बच्चा? यस मैम। तो यहां पर यही इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं बच्चे, यहां पर यही इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। देख लो, ये रहा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रहा -2 तो अगर किसी ने पूछा कि CO2 में एक ऑक्सीजन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो आप कहोगे -2, और अगर किसी ने पूछा कि CO2 में कार्बन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो आप बोलोगे मैम +4, राइट? यस। तो अगर ये समझ आया तो अब आपके पास में HCl है जो Cl2 में जा रहा है, राइट? तो यहां पर Cl माइनस में था, आप निकाल चुके हो, Cl का -1, Cl2 है तो AA टाइप जब होता है तो 0 होता है, तो ये 0 है। तो जल्दी से मुझे बता दो, अगर -1 से 0 जा रहा है, अगर -1 से 0 जा रहा है तो यानी कि उसने क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो बच्चा ये क्या हुआ मैम, ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो मैम ये एक ऑक्सीडेशन हुआ, 1 यूनिट इंक्रीजेस इन द ऑक्सीडेशन नंबर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इलेक्ट्रॉन के लूज करने के साथ साथ बढ़ती रहती है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर इसका एग्जांपल जानना चाहते हो तो देखो, अगर A से A+ गए तो इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर आप इसी को फर्दर लूज करवा दो एक और इलेक्ट्रॉन तो ये A2+ हो जाएगा, है ना? तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बच्चे, मैम ये क्या हो गया, यहां पर आपने जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कराया ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती गई, पहले +1 थी फिर +2 हो गई, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो +3 हो जाएगी। विद इंक्रीज इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, राइट? यस मैम, क्लियर है बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये सब चीजों का, तभी हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट देखो, अब यहां पर क्या है, बहुत मिस्टेक्स कर रखी हैं यार। यहां पर एक नाइट्रोजन है और उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो मैं इसको यहां ड्रॉ कर रही हूं। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहां पर भी आपके पास में हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहां पर इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है।
ठीक है। अब आपको यहां पर क्या समझना है, देखो बच्चे, अगर आपको यहां पर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोल देता है तो फिर आप कैसे निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? देखो यार, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन मैम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। यस मैम, तो यानी कि ये क्या हो गया, यहां से एक नाइट्रोजन के ऊपर -1 आएगा मैम, इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा। यानी कि अगर आप नाइट्रोजन की बात करो तो उसके ऊपर 4 इंटू -1 मैम 4 माइनस का चार्ज है उसके ऊपर। अगर आप बच्चे हाइड्रोजन की बात करो तो हर हाइड्रोजन पे +1 +1 +1 आ रहा है, तो यानी कि हाइड्रोजन की बात करें तो मैम +1 इंटू 4 है टोटल। तो बच्चे अगर आप टोटल देखोगे तो आप क्या कहोगे, टोटल देखोगे तो आप ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के ऊपर 4 माइनस तो इसकी वजह से था, लेकिन एक प्लस और लिखा हुआ है। यस मैम, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो नाइट्रोजन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये हो गया -4 + 1 दैट इज मैम -3। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की कितनी होगी, तो हर हाइड्रोजन की मैम ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ +1 है। ठीक है, अगर आपको कभी किसी कंपाउंड के ऊपर, किसी एलिमेंट के ऊपर इस तरीके से फॉर्मल चार्ज दिया होता है तो वो आप ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐड करते हो। ठीक है, यस, और बाकी हाइड्रोजन की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो मैम +1 है, दैट इज सिंपल, राइट। अब इसके बाद में आगे हमें क्या समझना है, आगे हमें क्या समझना है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए, अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए तो मैं इसको आपके पास लिख रही हूं, आप वीडियो को पॉज करो और पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बच्चे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या है, नाइट्रोजन है, उसके ऊपर लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन उसके साथ लगे हैं। ठीक है, इस बार नाइट्रोजन के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि मैम नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैम इधर जाएगा तो -1 +1, मैम इधर जाएगा तो एक और -1, इधर +1, मैम इधर जाएगा तो एक और -1 और इसका +1। तो बच्चे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई मैम -3, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई मैम +1। क्या बच्चा पार्टी इसमें कोई भी डाउट आया, कोई भी डाउट आया, बहुत ही इजी था, कोई आज सच प्रॉब्लम ही नहीं हुई, नहीं मैम, तो बहुत बढ़िया बच्चा, वेरी गुड। बस इसी तरह से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालनी है। स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करो और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। नेक्स्ट कहता है दैट ऑक्सीडेशन नंबर में नॉट रिफ्लेक्ट द रियल इमेज ऑफ द एटम। यस, ऑब्वियसली फॉर्मल चार्ज नहीं रिप्रेजेंट करता है। इस लाइन को अगर आप इग्नोर भी करना चाहते हो तो यू कैन इग्नोर इट, ये तो नॉर्मल आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय द एटम। क्लियर है? हाँ मैम। नेक्स्ट कहता है दैट रूल्स टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के रूल्स क्या होते हैं? ठीक है, आपने यहां पर ये तो निकाल ही लिया है, +4 कैसे आया, -2 इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। CO2 जो है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है मैम, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर तो वो है ही नहीं। यस, जितना फोर्स इस साइड लग रहा है उतना ही फोर्स इस साइड भी लग रहा है। बिल्कुल मैम, परफेक्ट बच्चा, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है दैट फॉर अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स विल बी 0। जब भी आप किसी न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, जैसे कि अगेन मैं आपके सामने CO2 की ही बात कर रही हूं, तो CO2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो सारे के सारे जो एटम्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल 0 आएगा। हमने देखा था कार्बन +4 था, ऑक्सीजन क्या था बच्चा, 2 इंटू -2 विच इज इक्वल टू +4 -4 विच इज 0, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे NH4+ की बात करूं तो आप क्या देखोगे दैट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है वो -3 है और हाइड्रोजन जो है हर एक का +1 होता है, तो -3 + 4 दैट इज +1। क्योंकि यहां पर ये एक आयन है तो आयन पे चार्ज होता है, लेकिन अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम बच्चे हमेशा 0 होता है। ठीक है, यस मैम, कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहां पर आपको एग्जाम्पल दे दिया है, ये हम एग्जाम्पल कर चुके हैं, NH3+ नेट चार्ज इन द मॉलिक्यूल आयन, क्योंकि ये एक आयन है। लेकिन CO2 क्या था, CO2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, तो इसलिए उसका नेट चार्ज जो था ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम था वो 0 आया था, राइट। यस, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई नो थोड़ा सा बोरिंग भी आपको लग सकता है, बट कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हम
पढ़ाई के लिए थोड़ी सी चीजों पे फोकस करने की कोशिश भी कर लेंगे। आज एनिमेशन हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसमें क्या एनिमेशन यूज करेंगे, लेकिन आज हम समझ सकते हैं और समझ कर हम हर चीज बेस्ट कर सकते हैं, राइट। परफेक्ट बच्चा, आगे बढ़ो। आगे क्या कहता है, दैट फॉर मॉलिक्यूलर आयन द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स वुड बी इक्वल टू द नेट चार्ज ऑफ दैट मॉलिक्यूलर आयन। हाँ, हम आयन की बात कर चुके हैं, अभी मैम ने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया, परफेक्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम क्या हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक फिक्स होती है? नहीं, अलग अलग एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स बच्चा बदल सकती है। हाइड्रोजन +1 में भी प्रेजेंट हो सकता है, हाइड्रोजन 0 में भी हो सकता है, हाइड्रोजन -1 में भी हो सकता है। अगर आप बात करो Cl2 की, तो याद है Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, लेकिन Cl- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 था। तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बदल सकती है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा फिक्स होती है, वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल आपका डिपेंड करता है। क्लियर है? परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है दैट हाइड्रोजन कैन रिमेन इन +1, 0 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। H2 HH फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो 0 है मैम, याद हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0, यस मैम। HCl में ये +1 है, ये Cl है, तो 0 का एग्जाम्पल भी हो गया और हमारे पास में +1 का भी एग्जाम्पल हो गया। मैम एक -1 का एग्जाम्पल दे दो। जब भी आपका हाइड्रोजन कोई एल्कली मेटल के साथ जुड़ा हो, कोई भी एल्कली मेटल, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जब भी आपका हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ा होता है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, हाइड्रोजन की -1 होती है। मैम ऐसा क्यों? चलो बच्चा आप ही मुझे बताओ कि आपके पास में सोडियम है और हाइड्रोजन है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हो तो सोडियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। बिल्कुल मैम, तो यानी कि यहां -1 और यहां पर +1 चार्ज आ जाएगा, राइट। तो ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, तो देखा हाइड्रोजन पे -1 चार्ज भी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर फॉर्मूलाज रटे, जो रूल्स लिखे होते हैं ना बुक के अंदर, अगर वो याद करे तो भूल जाओगे और गलती कर दोगे। तो अगर इस तरह से फाइंड आउट करोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे, राइट। यस मैम, परफेक्ट बच्चा, बहुत ही सही, बहुत ही सही। तो ये आपको चीजें दी हुई है। हाइड्रोजन को कभी भी एल्कली मेटल के साथ ऐड करो, हमेशा -1 आएगा। अगर कोई भी नॉन मेटल के साथ करोगे तो हमेशा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा, राइट। परफेक्ट बच्चा, आगे बढ़ो। आगे अगर हम देखें तो अब आपको बोला गया है कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो NH2NP6 फॉर्म में होती हैं, राइट। तो इनर्ट गैसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे हमेशा 0 होती है, और जो उससे पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, जो NH2NP5 वाले होते हैं, ग्रुप 17 के होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, दैट इज उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली माइनस में होती है, राइट। यस मैम, क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीजें बताई गई हैं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर हैलोजन इज -1 एंड मैक्सिमम इज +8। मैम समझ नहीं आया, चलो बच्चा अब इसको समझते हैं। अगर हम हैलोजन की बात करते हैं, लेट अस से क्लोरीन, ठीक है, यस। तो क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इनर्ट गैस में जा सकती है, यानी कि अगर आप इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपको पता है कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। दूसरा, अगर आप इसके बीच में सब हो सकते हैं, इसके बीच में वो कितने भी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कर सकता है, उसकी बात नहीं करते हैं। मिनिमम के बाद में सीधा मैक्सिमम की बात करते हैं। अगर आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो क्लोरीन के पास बच्चे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर उसके मन में हीरोगिरी आ जाए और वो कह दे कि सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स लूज करूंगा, क्या करूंगा, सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स लूज करूंगा, तो अगर वो सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे तो +7 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यानी कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसकी -1 होगी और मैक्सिमम +7 होगी। यहां पर +8 गलती से लिख दिया, +7 होगा, तो ये +7 है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एलिमेंट की वैलेंस
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उसके हिसाब से उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी सीखनी है, राइट। यस मैम, निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। वाह बच्चे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसके बाद में जो ये चीज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैम क्या ऑक्सीजन हमेशा एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? ऑक्सीजन भी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकता है बच्चे। अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो उसके तीन मेजर तरह के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज योर नॉर्मल ऑक्साइड, जिसमें आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, ठीक है। दूसरा जो ऑक्साइड होता है दैट इज योर पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में क्या होता है, इस तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में अटैच्ड होते हैं, इनके 7 लेटर से यहाँ पर कोई ए एलिमेंट और यहाँ पर भी कोई ए एलिमेंट होता है। तो अगर आप यहाँ पर सेम वही डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप कहोगे कि मैम ये दोनों तो आपस में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सेम है। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 आएगा, इधर +1 आएगा, इधर ज्यादा नेगेटिव है तो -1 आएगा, +1 आएगा। तो हर एक ऑक्सीजन पे एक -1 चार्ज आ रहा है, हर एक ऑक्सीजन पे बच्चे क्या हो रहा है, एक -1 चार्ज आ रहा है। तो इसलिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब होती है, जब वो पेरोक्साइड में प्रेजेंट होता है। जो ये लिंकेज होती है इसको पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं, और पेरोक्साइड लिंकेज में बच्चा क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है ऑक्सीजन की। सिमिलरली सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होती है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होती है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए बच्चे कि नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सुपर ऑक्साइड में क्या होती है, पेरोक्साइड में क्या होती है, राइट। यस मैम, तो इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है क्योंकि ये एक डिफरेंट चीज है जो हम गलती करने के हमारे चांसेस होते हैं, और एग्जामिनर जो हम गलती करने के चांसेस होते हैं वहीं से क्वेश्चंस बनाता है। क्लियर है? यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, सॉरी आई मीन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि क्वेश्चंस तो इनके सबके एक साथ ही आएंगे। यस, तो अगर आप सल्फर की बात करते हो तो कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। अब आपको हर एक केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अगर आप यहाँ पर देखो तो S के ऊपर 2 चार्ज है, यानी कि मैम 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं, तो मैम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, ठीक है। S 8 है, एलिमेंटल है, सारे के सारे सल्फर 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 ही लगे होंगे। यस मैम, तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। बोला था जब सारे के सारे सेम होंगे तो क्या कोई पोलैरिटी नहीं आएगी, नॉन पोलर है तो 0 है। यस मैम। SO2 की बात करते हैं। SO2 की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O। वैसे ऐसा नहीं होता, S डबल बॉन्ड O कुछ इस तरह से होता है, बट लोन पे S तो हमें देखना ही नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप कहोगे मैम इधर और इधर यानी कि -2, मैम इधर और इधर तो यानी कि -2, तो यानी कि इसके पास टोटल +4 हो जाएगा। यस मैम, तो सल्फर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे +4 आती है। और आप कैसे कैलकुलेट करते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं। इसको x ले लेते हैं और कहते हैं न्यूट्रल है तो टोटल चार्ज 0 होगा, तो मैम x +2 इंटू -2 ऑक्सीजन का होता है तो ये 0 हो जाएगा, तो मैम x की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बदल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बदल गई, सुपर ऑक्साइड की जगह ऑक्साइड की जगह कोई सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड आ गया, तो फिर बच्चे ये तरीका गलत हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहूंगी कि स्ट्रक्चर बना के करोगे तो हमेशा सही आंसर आएगा। नेक्स्ट SO3 की बात करें तो सेम SO3 की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। यस मैम, SO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट इसी तरह से बच्चे +6 आ जाएगी। अब ये आपका होमवर्क होगा कि आप इसका स्ट्रक्चर ढूंढोगे और देखोगे कि इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ रही है। ठीक है बच्चा? यस, तो आई होप अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, SO4 आपको इस तरीके से कैलकुलेट करके भी दिखाया हुआ है। SO4 2- अच्छा ठीक है, वो हमारे पास SO2 है। अगर आपके पास में SO4 2- है तो मैम कैसे निकालेंगे, इसको x ले लिया, 4 सारे के सारे को -2 ले लिया, और टोटल चार्ज ऊपर -2 था इसलिए टोटल चार्ज उधर -2 लिया, तो सॉल्व किया तो x की वैल्यू +6 आ गई। आप इस तरह से भी कर सकते हैं जब आपको ये अश्योरिटी हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड फॉर्म में ही है। राइट, क्लियर है बच्चा? यस मैम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट देखो SO4 2- है तो मैम S है,
2 माइनस बच्चे आपको चार्ज दिया हुआ है, यानी कि कहीं पर 2 में माइनस माइनस 1 दे दो और यही इसका स्ट्रक्चर होगा, राइट। सिमिलरली अगर आप थायोसल्फेट की बात करोगे, थायोसल्फेट की बात करोगे तो H2O3 2 माइनस को थायोसल्फेट कहा जाता है। अब आपको यहां पर चार्ज निकालना है SO4 2 माइनस का, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला से करवाया था। हाँ मैम, अब मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दिया है, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और इस तरीके से SO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट आप स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं। आपकी मर्जी है आपको स्ट्रक्चर से निकालना है या आपको नॉर्मल निकालना है, दैट इज ऑल योर चॉइस। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, आपको दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। इतना अगर याद है, अगर जितना हम कवर कर रहे हैं उतना सब कुछ कवर हो जाए ना आप लोगों का, तो केमिस्ट्री में आई अश्योर यू कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो H2O3 का स्ट्रक्चर ये होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आप निकाल सकते हो इसकी कैसे, अगेन मैम -2 माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। S के बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, राइट, इनके बीच में कोई भी शेयरिंग नहीं होगी, और अगर यहां पर देखो तो -1 होगी, राइट, यस। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? यस मैम, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम्स, यहां पर आपको पूरी की पूरी जो कैलकुलेशंस हम करते हैं सेम उसी तरह से आपको कैलकुलेशंस कर कर सब चीजें दिखा रखी हैं। आप बस गो थ्रू कर लो बच्चा, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमने पढ़ा है सेम उसी तरह से आपको ये चीजें क्लियर करनी है, राइट, यस। बस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। H2O3 अच्छा सेम ही वापस आ गया या आगे नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो क्रोमियम CrO5, ठीक है। अगर मैं जो मैं आपको बोल रही थी कि बच्चे गलती होने के चांसेस रहते हैं, अगर आप CrO5 को सिंपल फॉर्मूला से करोगे तो आप कहोगे मैम ये x + 5 × -2 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल है, कोई आयन नहीं है, तो मैम x जो है वो वैल्यू आ रही है हमारी +10। क्या कभी भी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट +10 हो सकती है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकती है बच्चे। तो यानी कि ये तरीका इस केस में गलत हो गया। यस मैम। अब अगर आप यहां पर CrO5 के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो उसका स्ट्रक्चर बच्चे ये होता है, और इसलिए स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो CrO5 में क्या होगा, यहां पर -1 तो -2 हो गया, यहां पर एक माइनस होगा, -1, यहां पर एक माइनस होगा, -1, यहां पर एक -1, यहां पर एक -1, तो टोटल देखो 2 3 4 5 और 6, तो टोटल बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है क्रोमियम की वो +6 आती है। वो कैसे निकाला आपने? स्ट्रक्चर से निकाला। अगर आपने फॉर्मूला से निकाला होता, गलत, एकदम गलत। और सच बताऊं, ऑप्शन में 10 भी होता, ऑप्शन में 10 भी होता और आप वही टिक करते, क्योंकि आदत है, राइट। इसलिए आपको चीजें पता होनी चाहिए बच्चे, और ऐसे जो एक्सेप्शनल एग्जांपल्स होते हैं ना, उनसे क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। होता ही है, होगा ही यार। नेक्स्ट कहता है दैट ऑल द एल्कली मेटल्स हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमेशा अगर आप सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इन सब की बात करोगे तो इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी। ये आप याद कर सकते हो। और जो भी आपके Mg2 पॉजिटिव हो गया, राइट, जो भी आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं बच्चे, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होगी। ये भी आप याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कर लो याद, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस मैम, तो ये आप याद कर सकते हो, बाकी के सारे तो आपको फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे। अब अगर आप इसी तरह से K2C2O6 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कैसे निकल जाएगा? ये आ गया आपका +5। पर क्या +5 पॉसिबल होता है? नहीं होता। +5 मतलब पॉसिबल तो होता है, लेकिन कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लूज कैसे करेगा? नहीं कर सकता है। इसलिए कार्बन के लिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पॉसिबल था ही नहीं। तो ये क्या आ गया? ये आपने फॉर्मूला से किया, इसलिए गलत आया। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता है तो फिर आपका ये आंसर बिल्कुल सही होगा, और इसीलिए आपको मैं स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी। जो आपको एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स मैम यहां पर करा रही हैं वो जरूर करके जाना, उसके अलावा कोई मत करना चाहे। पर जो एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स मैं यहां करा रही हूं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखो यार, ये स्ट्रक्चर होता है, तो अगर आप यहां पर कार्बन की बात करोगे तो -1 तो ये -2 हो गया, इधर एक -1 हो गया, इधर तो कार्बन कार्बन ही है, तो टोटल जो यहां पर कार्बन पे चार्ज आया वो
3 आया बच्चे, तो यानी कि इसका +3 होगा, +5 नहीं हो सकता, +3 होगा। सेम यहां पर भी आप देख सकते हो, -1 तो यहां पर +2 हो जाएगा, इसका -1 तो +1, टोटल मैम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कार्बन का। तो स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है, बार बार बोल रही हूं, स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है बच्चा। यस, नेक्स्ट देखो यार, आगे आपको ऐसे एग्जांपल्स ही हैं, आप बस प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे SO4O6 2- का एग्जांपल है, उसे प्रैक्टिस कर लो। KMNO4 को पढ़ लो यार, क्योंकि KMNO4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में K2Cr2O7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर KMNO4 में देखो तो आप कहोगे मैम पोटेशियम है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स हो गई, हाँ, तो 1 कर दिया, +x कर दिया, 4 × 2, इसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक की, तो 4 × -2 -8 हो गया, = 0। तो x की वैल्यू आपके पास में +7 आ गई, दैट इज मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास में +7 आ गई। सिमिलरली अगर आप K2Cr2O7 की निकालोगे तो अगेन मैम K की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ऑक्सीजन की हम -2 लेंगे, 7 × -2 = 14, तो सॉल्व कर लो तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। क्लियर है बच्चा? यस मैम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आना बहुत ज्यादा मोस्ट चांसेस हैं इसके, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट किए हैं। अगेन बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये आपको आना चाहिए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकल रही है देख लो यार, ध्यान से देखो। अगर आप इस ब्रोमीन की बात करोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये भी +2 हो जाएगा इस साइड की तरफ से, और इसकी वजह से भी +2, टोटल कितना हो गया, +6 हो गया। अगर इसकी भी बात करोगे तो अगेन सेम उसी के जैसे यहां पर भी +6 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी बात करो तो यहां पर बच्चे, ये तो ब्रोमीन ब्रोमीन कुछ नहीं होगा, तो ये +4 है, यानी कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर ब्रोमीन है लेकिन 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, एंड दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस बच्चा, तो इस चीज का ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? परफेक्ट बच्चे। अब इसको गो थ्रू कर लेते हैं, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, थोड़ा सा फटाफट इस चीज को पढ़ लेंगे, पॉइंट्स आपके सामने हैं, यू कैन रिवाइज थ्रू दीज पॉइंट्स एज वेल। कहता है दैट एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, इतना तो आता है यार, क्या बात कर दी। अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज रिडक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्लियर है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं। KMNO4 आपका क्या है बच्चा, पोटेशियम पर मैंगनेट नाम होता है, ये नाम आपको पता होना चाहिए बच्चे, ये नाम आपका पूछा जा सकता है। तो पोटेशियम पर मैंगनेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। पर मैंगनेट आयन जो है वो आपका MnO4- होता है। अगर आप इस रिएक्शन के अंदर ध्यान से देखो तो MnO4- Mn+2 में जा रहा है, और आपको बताया गया कि एक एसिडिक मीडियम है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चे कि इस रिएक्शन को देख लो, मैं यहां लिख देती हूं MnO4- goes to Mn+2। यस, तो मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, बस इतना बता दो कि क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से यहां पर, अगर आपको समझ आ गया है जो मैम ने आज समझाया, तो यू कैन से दैट मैम ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यस मैम, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मैम इन दोनों के बीच में 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, ठीक है। यस मैम, तो MnO4- Mn+2 में जा रहा है, तो मैम ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब कम होती है तो बच्चे, यानी कि यहां पर मैम रिडक्शन हो रहा है, यानी कि यहां पर मैंगनीज अपना रिडक्शन कर रहा है। अगर कोई चीज अपना रिडक्शन करती है तो वो दूसरे का क्या कर सकती है, ऑक्सीडेशन कर सकती है, और इसीलिए बच्चे मैंगनीज जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा होता है, दूसरे को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को अच्छे से ऑक्सीडाइज करता है, राइट? यस मैम, तो यहां पर आपको यही बताया गया है कि एसिडिक मीडियम के अंदर मैंगनीज कैसे खुद को रिड्यूस करता है। MnO4- रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है बच्चा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ठीक है, यस मैम। तो अगर आप यहाँ पर एन फैक्टर निकालना चाहते हो तो बच्चे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर एन फैक्टर क्या होता है मैम, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं वो उसका एन फैक्टर हो जाता है। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो MnO4 माइनस में +7 से +2 जाने में मैम 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं, इसलिए उसका एन फैक्टर 5 होगा। अगर उसका एन फैक्टर 5 होगा तो बच्चे इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूलर वेट है मैम उसको किससे डिवाइड कर दो, उसको डिवाइड कर दो उसके एन फैक्टर से। क्लियर है बच्चा? यस मैम। तो ये आपका इस तरीके से आप रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर क्या निकाल सकते हो, एन फैक्टर निकाल सकते हो। तो हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। परफेक्ट बच्चा, ठीक है, यस मैम। अब आपको इन पॉइंट्स को फटाफट गो थ्रू करना है, मैम के साथ गो थ्रू करो। वुड बी इक्वल फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। द एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज द नंबर, ये आपको पूरी एन फैक्टर की डेफिनेशन दी है जो मैंने आपको अभी बताई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो बच्चे, MnO4 Mn+2 में कैसे जाता है, कैसे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो हम समझ चुके हैं। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये रहे 5 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। पूरी रिएक्शन याद मत करो, चाहे सिर्फ ये याद रखो कि 5 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। पर्पल कलर होता है जो कलरलेस हो जाता है, जैसे ही वो खुद को रिड्यूस कर देगा Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्पल कलर से आपको एक कलरलेस सोल्यूशन मिल जाता है। तो अगर कभी पूछ ले कि आपके पास में KMnO4 है और वो कलरलेस हो गया तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो Mn+2 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। यस मैम, परफेक्ट। इफ पर मैंगनेट आयन इज डीकलराइज्ड इट मींस द मीडियम वाज एसिडिक। देखा, ये यहां पर आपको बता भी दिया कि अगर वो डीकलराइज हो रहा है यानी कि वो एक एसिडिक मीडियम में है। एन फैक्टर ऑफ MnO4 इज, ये हम निकाल चुके हैं, 5 एन फैक्टर होगा। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो बच्चे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। अब अगर आपको ध्यान से देखो, अगर आपको बेरियम 2+ को MnO4+ के साथ रिएक्ट कराना पड़े तो ये तो मैम हमें आता है, इसका +2 है, इसका ये है, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहां पर इस तरीके से मिल जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि अगर इस तरीके का सॉल्ट आ जाए तो उसका एन फैक्टर क्या होगा। तो बच्चे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर बेरियम का ऑक्सीडेशन, यहां पर आपको MnO4- की बात करनी है। MnO4- का क्या होता है बच्चे, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, MnO4- का बच्चा 5 जो होता है वो आपका एन फैक्टर होता है, तो 5 × 2 टोटल 10 एन फैक्टर आ जाता है। तो इसलिए आपको एन फैक्टर्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एन फैक्टर्स, बट यस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चे वो ऑक्सीडेशन स्टेट से आते हैं, तो एन फैक्टर पे बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। कराना है ये कॉन्सेप्ट क्योंकि इससे आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस आपके ऑक्सीडेशन स्टेट से आते हैं, ठीक है। यस मैम। रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर निकालते कैसे हैं उसकी नॉलेज होना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है बट नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट कहता है दैट MnO4 अगर वो तो था एसिडिक मीडियम में, अगर एल्कलाइन मीडियम में हो तो वो MnO2 में चला जाता है। तो अब आप यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है बच्चा, बस इतना याद कर लो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा यानी कि एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर होगा आपका 3। इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर। अब आप कहोगे कि मैम क्या क्या चीजें याद करें, आपको कुछ नहीं याद करना, बस इतना याद करना है कि अगर एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम के अंदर वो किस में जाता है, एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाता है, ठीक है। कौन, KMnO4, ठीक है, या फिर MnO4- ज्यादा सही है, MnO4-। एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाता है। नेक्स्ट आपको बता दिया कि अगर आपके पास में एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम है तो MnO2 में जाएगा। यहां पर अगर आप एन फैक्टर की बात करोगे तो 5 आया था। अगर आपके पास में न्यूट्रल मीडियम है, बस ये चीजें याद करनी है बच्चा जो मैं लिख रही हूं, न्यूट्रल मीडियम में वो MnO2 में जाता है, और यहां पर बच्चे आपका एन फैक्टर जो होता है वो 3 होता है। आपको सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है, एसिडिक मीडियम में ये
ये कलर जो चेंजेस होते हैं वो याद कर लेना यार, कि न्यूट्रल मीडियम में पर्पल से ब्राउन हो जाता है, एसिडिक में पर्पल से कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, सारी की सारी रिएक्शन, ये पूरी रिएक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एन फैक्टर याद करो, आपसे सिर्फ एन फैक्टर पूछा जाएगा, ठीक है बच्चा। यस मैम, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें तो क्या बोल सकते हैं यार, आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें तो हम कहेंगे दैट द ग्रेटर द एन फैक्टर द लेसर विल बी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड। मैम इस लाइन का मतलब, चलो बच्चे इस लाइन का मतलब समझते हैं कि जितना ज्यादा आपका द ग्रेटर द एन फैक्टर लेसर विल बी द अमाउंट, अगर एन फैक्टर ज्यादा हुआ तो आपको पता है ना कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास जो भी होता है डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर, है ना। यस, तो यानी कि बच्चा जो आपका इक्विवेलेंट वेट होगा, जितना ज्यादा आपका डिनोमिनेटर होगा उतना कम आपकी वैल्यू आएगी, तो इक्विवेलेंट वेट भी उतना ही कम होगा। यस मैम, तो यहां से समझ आया ना कि जितना ज्यादा एन फैक्टर, जितनी ज्यादा बड़ी ये वैल्यू होगी आपकी, उतना ही विल बी लेसर, उतनी ही कम वैल्यू आएगी आपकी इसकी। अगर ये ज्यादा होगा तो आपके इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू कम आएगी, यानी कि इक्विवेलेंट वेट कम होगा तो यानी कि कम अमाउंट यूज हुई है। ये क्लियर है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। यस मैम, तो यहां पर आपके पास में कॉन्सेंट्रेटेड अगर एल्कलाइन मीडियम हो तो MnO4 माइनस MnO4 2- के अंदर बच्चे कन्वर्ट होता है, ठीक है। पर्पल कलर से क्रीम कलर होता है, तो आपने MnO4 के 3 मीडियम्स पढ़े हैं, एसिडिक मीडियम पढ़ा, एल्कलाइन मीडियम पढ़ा और कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम पढ़ा। तो तीनों में आपको उनके कलर चेंजेस पता होने चाहिए और तीनों में आपको उनके एन फैक्टर्स पता होने चाहिए, बस इतना ही याद करना है और सारी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। मैम बार बार आपको ये बात बोल रही है, ठीक है बच्चा। यस मैम, तो ये वाली रिएक्शन में आपको सिर्फ कलर और एन फैक्टर याद करना है। परफेक्ट बच्चे, यहां पर आप इस तरीके से इन रिएक्शंस को कर सकते हैं। ये रिएक्शंस आपको दी हुई हैं, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट कि आप सारी की सारी याद करो, सिर्फ आपके समझने के लिए है। यू कैन गो थ्रू देम वंस एंड यू कैन अंडरस्टैंड देम बच्चा, लेकिन रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि इतने हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि मैम हम सब चीजें रट लें, राइट। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूं और आप सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दो, बाकी को सिर्फ एक बार अपनी आंखों से गो थ्रू करना है, ठीक है। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, हमारे पास टाइम कम है, बट आई वॉन्ट टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट, राइट। इसलिए आपको पीडीएफ में सब चीजें मिलेंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो मैम आपको सबसे पहले स्पेसिफाई कर देगी, ताकि गलत जगह पर टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आगे देखो बच्चे, अगर आप एसिडिक मीडियम क्रिएट करना चाहते हो तो KMnO4 में HNO3 और HCl आप यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं यूज कर सकते मैम? क्योंकि HNO3 इटसेल्फ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 आपने सुना होगा कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो अगर KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग है और HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यस, ठीक है। एंड HCl क्लियर है बच्चा। H2SO4 is used as it does not participate in the redox चेंज। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। K2Cr2O7 बच्चा एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बिल्कुल KMnO4 की तरह ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन के अंदर क्या याद रखना है, दैट Cr2O7 जो है वो एक एसिडिक मीडियम में ही, K2Cr2O7 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एसिडिक मीडियम में ही आपका क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। यस मैम, बस इतनी चीजें याद रखनी है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं याद करनी है। जो जो अंडरलाइन कर रही हूं, जहां जहां कुछ लिख रही हूं, उस चीज को समझ लो कि याद करना है, समझना है, दिमाग में बिठाना है, बाकी को सिर्फ आंखों से गो थ्रू करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे आपके सामने इस तरीके की रिएक्शंस आ जाएंगी, बस एक बार गो थ्रू कर लेना। ये एल्यूमिनियम है, Al है, काफी मिस्टेक्स दिख रही हैं आज ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो बच्चे, ठीक है। यस मैम, ये सब चीजें आपके डायग्राम्स है, पैराग्राफ्स है, इनको आप गो थ्रू कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मैंने आपके सामने सारे के सारे एन फैक्टर्स के एग्जाम्पल्स ला के रख दिए, ताकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में आपके रिटेन होगा, ठीक है। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है। आज का चैप्टर मैम बहुत थ्योरेटिकल है मैम, मजा नहीं आ रहा। बच्चे मजा आएगा जब एक बार समझ लोगे और
फिर ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर मजा आएगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। आई नो थोड़ी सी चीजें हैं जो कंटेंट बहुत सारा हो गया मैम, तो इतनी सारी चीजें याद कैसे करेंगे, तो डोंट वरी, सब याद हो जाएगा, राइट। यस, तो अब यहां तक ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। जो इंपॉर्टेंट है वो अब हम आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। तो हाँ बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है मैम। अगर आप यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करो तो आपको बच्चे पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करती है विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ द केमिकल एंड जो आपकी केमिकल एनर्जीज का इंटर कन्वर्जन होता है ना, उसको जो स्टडी करते हैं वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है। यस मैम, इलेक्ट्रोड क्या होता है? इट इज अ मेटल कंडक्टिंग प्लेट। एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है। कैथोड पे बच्चे आपका रिडक्शन होता है और एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा के लिए याद रख लो इस चीज को, ठीक है। यस मैम, दैट एमिट्स और कलेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आपको ये दिखाते हैं कि रिडक्शन पॉसिबल है या ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड राइट पोटेंशियल। इट इज अ मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। अगर आप किसी के रिडक्शन पोटेंशियल को कह रहे हो कि यार इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अगर मैं कहती हूं कि किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो यानी कि वो ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा कर सकता है। हाँ मैम, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन कर सकता है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो आपको वर्ड्स के साथ खेलना है बस, और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी वर्ड्स के साथ खेलना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन अच्छा होगा या क्या होगा, वो चीजें आपको बस समझनी है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा यानी कि ऑक्सीडेशन दिखाने की टेंडेंसी ज्यादा, यानी कि ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके लिए उतना ही आसान हो जाएगा, राइट। यस मैम, परफेक्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बच्चे? दो तरह के सेल्स हम पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। A device in which a spontaneous redox reaction is carried out to produce an electric current is called electrochemical cell. अब मैम आपको यहाँ पर दो तरह के सेल्स दिखाने वाली हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन सेल के डायग्राम्स, इन सेल के अंदर क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, क्या क्या, बस इतना ही क्लियर होना चाहिए, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं है, राइट। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या क्या टाइप के होते हैं। तो वो एक गैल्वेनिक सेल होता है और एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। अब अगर आप यहां पर गैल्वेनिक सेल की बात करते हो तो गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। गैल्वेनिक सेल में क्या होती है बच्चे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। वहीं पर अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करोगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यहां पर आपकी बच्चे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, अभी तो मैं सिर्फ समझा रही हूं। अब अगर आप यहां पर देखो तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और इसमें क्या होता है ना, ये बहुत ज्यादा एनर्जी देती है। ये वाली रिएक्शन जो है, ये वाला जो सेल है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। फिर उस एनर्जी को हम क्या करते हैं? उस एनर्जी को हम यूज करते हैं और हम उसको क्या अपने काम के लिए उस एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यस मैम, अब आपको यहां पर क्या समझना है, यहां पर आप क्या करते हो, यहां पर आपने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया था, लेकिन यहां पर बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ध्यान से देखो, यहां बैटरी यूज कर रहे हो ना, यानी कि आप यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। यस मैम, तो चलो बच्चे एक बार यहां पर सारे के सारे पॉइंट्स गो थ्रू कर लो। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? इन गैल्वेनिक सेल द केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू electrical energy, right? Yes, in electrolytic cell electrical energy is converted to carry out a non spontaneous reaction। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, जबकि अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हो तो उसमें बिल्कुल उल्टा होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। गैल्वेनिक सेल में बच्चा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, राइट। यस मैम, थोड़ी सी इसके बाद में आपको इंफॉर्मेशन अगर होगी तो वो आपको हेल्प करेगी।
इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये वोल्टामीटर होता है आपके पास में, ये एक सॉल्ट ब्रिज होता है जो आपकी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को, सेल की इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है, राइट, यस, परफेक्ट। इस ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, ये सिंपल सी चीजें हैं और कोई बहुत बड़ी सी कहानी नहीं है कि आपको टेंशन हो जाए कि यार मैम नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ आएगा। डोंट वरी बच्चा, बेसिक डिफरेंस आपको पता है तो यू कैन डू इट, राइट, यस। बहुत ज्यादा डीप में मत जाना, बहुत ज्यादा डेफिनेशंस जो हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शंस जो हैं वो याद करने की कोशिश मत करना, जितना इंपॉर्टेंट है उतना आपको यहां पर मिल रहा है, ठीक है, यस मैम। फ्यूल सेल की अगर आप बात करो तो फ्यूल सेल में बच्चा क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द एनर्जी रिलीज्ड बाय द इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। फ्यूल सेल में क्या होता है ना बच्चा, अगर आप फ्यूल सेल की बात करते हो तो फ्यूल सेल आपके स्पेस शिप्स जो होते हैं ना उनमें यूज होता है। क्या किया जाता है, आपकी H2 गैस को यूज किया जाता है, आपकी O2 गैस को यूज किया जाता है और वाटर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, मैं दिखाऊंगी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां से आप देख रहे हो कि H2 को और O2 को यूज करके हम पानी बना रहे हैं, अमेजिंग, पानी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मैम पानी भी पी सकते हैं हम, यस। तो इस टाइम पे ये बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज करता है, तो जब फ्यूल सेल जो बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करता है, रिलीज करता है, उसको क्या यूज किया जाता है, स्पेसशिप्स में यूज किया जाता है, और जो पानी मिलता है उसको पिया जाता है। तो अब आप कहोगे कि मैम फिर तो ठीक है ऐसे ही पानी बना लेंगे, नहीं बच्चे, जो इस तरीके से पानी बनता है उसके अंदर मिनरल्स विनरल्स नहीं होते हैं, तो वो पानी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप उसके अंदर मिनरल्स ऐड कर लो उसके बाद में वो पानी पीने लायक होता है, यू कैन ड्रिंक दैट वाटर, लेकिन अगर आपने मिनरल्स ऐड नहीं किए हैं तो फिर आप उस पानी को नहीं पी सकते हो, ठीक है। तो यानी कि जो अब यहां पर हम चलते हैं, अपोलो स्पेसशिप थी, एक सेकेंड आपको मैं यहां पर दिखा ही देती हूँ, यहां पर हमने बात की है इसके बारे में, ओके, फ्यूल सेल पीछे ही है हमारे पास, ठीक है, ये रहा। अगर आप यहां पर देखो तो अपोलो स्पेसशिप प्रोग्राम जो था ना बच्चे, अपोलो स्पेसशिप प्रोग्राम जो था ना, उसमें आपके ये फ्यूल सेल जो है वो यूज किया गया था, वाटर प्रोड्यूस किया गया था, उसी एनर्जी को यूज किया था गया था स्पेसशिप में, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उस पानी में मिनरल्स ऐड करके उस वाटर को भी यूज किया गया था। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं, राइट, यस। तो फ्यूल सेल आपसे इससे क्वेश्चंस आने की ना प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अगर आप देखोगे तो आपकी नॉलेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ये हिस्ट्री मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई ताकि थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, है ना, हाँ। तो सुन लो यार, क्या कहता कि सबसे पहले फ्यूल सेल क्या है मैम, एक गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है, गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है, यानी कि बच्चा यहां पर आपको एनर्जी मिलेगी जिसको आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल, विद द एनर्जी रिलीज बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स जो हैं ये सारे फ्यूल्स हैं जिनको कंबशन करके आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर लेते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने कहा था कि मैम गैल्वेनिक में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो वही तो यहाँ किया है, यस मैम। नेक्स्ट बोलता है दैट दिस इज कॉल्ड एज अ फ्यूल सेल, एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल सेल H2O2 टू फॉर्म वाटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है मैम, ये ठीक है। दिस वॉज फर्स्ट यूज्ड व्हाइल द अपोलो स्पेसशिप प्रोग्राम, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मैम। अब आपके सामने फ्यूल सेल का डायग्राम आने वाला है, फ्यूल सेल का डायग्राम आपके सामने आ चुका है, एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए प्लीज, देख लीजिए बच्चे, क्या कहता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, राइट, यहां से आपकी H2 गैस जाती है और यहां पर जाकर H+ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप O2 गैस की बात करोगे तो O2 गैस जो है वो यहां जाकर OH- में कन्वर्ट हो जाती है, और H+ और OH- हमें मिलकर क्या दे देते हैं बच्चे, वाटर दे देते हैं, और इस वाटर को आप यहां से निकाल लेते हो, राइट, यस। एक बार इस डायग्राम के गो थ्रू करना है, ये हमारी एनोड है, मैंने कहा था 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां पर एनोड होता है, जहां रिडक्शन होता है वहां पर कैथोड होता है, और ये पूरा का पूरा आपका फ्यूल सेल है,
कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत आई? नहीं मैम, तो बस इतनी सी तो कहानी है। ऑक्सीडेशन जहां हो रहा है एनोड है, रिडक्शन जहां हो रहा है कैथोड है, राइट। पूरी सेल रिएक्शन लिख लो, थोड़ी सी उसकी कहानी समझ लो, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म, पढ़ाई खत्म, राइट। यस, परफेक्ट बच्चा, इसको एक बार गो थ्रू करना है और सब चीजें क्लियर है। मैम आज तो आपने बहुत सारी चीजें गो थ्रू करने दे दी, मैम ने भी तो आपके लिए सारी की सारी चीजें लाकर रख दी हैं, अब एक बार गो थ्रू तो कर लो मैम के लिए, राइट। यस, आगे क्या कहता है? बैटरी। बैटरी बेटा दो तरह की होती है, प्राइमरी बैटरीज होती हैं, सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। प्राइमरी बैटरीज बच्चा ऐसी बैटरीज होती हैं जिनको आपने एक बार यूज किया उसके बाद में वो यूजलेस हैं, उनको आप यूज नहीं कर सकते हो। सेकेंडरी बैटरीज बच्चा ऐसी होती हैं जिनको आप री यूज करते हो, तो थोड़ा सा अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर सेल्स इन अ सीरीज ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड द बैटरी। इट इज बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल। ये भी एक गैल्वेनिक सेल ही होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, और बैटरी हम इसीलिए यूज करते हैं, राइट। अगर मैं इस माइक की भी बात करूं तो मैं इसमें क्यों यूज कर रही हूं? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो यस, इट इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई बैटरी दे दें और पूछ लें कि ये किसका एग्जाम्पल है, कौन से सेल का एग्जाम्पल है, तो यू शुड बी एबल टू टेल कि भाई ये गैल्वेनिक सेल है। हमसे मत पूछो, वी आर सो स्मार्ट, हम हर आंसर कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हमने अनुष्का मैम से पढ़ा है, राइट। यस, परफेक्ट बच्चे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैटरीज। एक आपकी प्राइमरी बैटरी होती है जो नॉन रिचार्जेबल होती है, जिसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, और इसके एग्जांपल्स आपको यहां पर दिए गए हैं। एग्जांपल्स बच्चे आपको याद करने पड़ेंगे। मैम ने हाथ खड़े कर दिए, यहां मैम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एग्जांपल से ही क्वेश्चंस आते हैं, राइट। यस, नेक्स्ट है सेकेंडरी बैटरी बच्चा, जिनको रिचार्ज किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है। रीयूज अगेन, दिस बैटरी कैन एक्ट एज गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों की तरह यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स मिल चुके हैं, तो गो थ्रू करो और बस काम खत्म। मैम मजा नहीं आ रहा, फोटो नहीं दिखाई, फोटो के बिना तो फील ही नहीं आती है, तो लो यार फोटो देख लो, ऐसे कैसे फोटो के बिना काम चल जाएगा? लो फोटो देखो, ठीक है। यहां पर आपको सेल्स की इंफॉर्मेशन दे दी, डेफिनेशंस दे दी, आपको मैंने प्राइमरी सेल की फोटो दिखा दी, आंखों में बिठा लो, और ये रही आपके पास में सेकेंडरी सेल की। ओके, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल कहां है भाई? क्या सेकेंडरी सेल के बारे में कुछ नहीं लिखा क्या? ठीक है, सेकेंडरी सेल के बारे में हमने यहां लिख लिया है, ठीक है, सेकेंडरी सेल के बारे में हमने यहां लिख लिया बच्चा, सिर्फ ये एग्जांपल्स याद कर लो, काफी है, ठीक है। यस, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी आपको ना कहीं ट्रिक मिल जाएगी। ये क्या है? ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये क्या है बच्चा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बहुत बोलूं उतना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप कहीं भी सर्च करोगे तो आपको ऐसे कहानी जैसे हम याद नहीं करते थे, वैसे आपको याद करने का तरीका मिल जाएगा। आप बस ये आइडिया रख लो। मेजर चीजें मैं बता देती हूँ। हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन से हैं, हाइड्रोजन के नीचे कौन से हैं। क्वेश्चन कॉपर से आता है मोस्टली, आयरन से आता है, सिल्वर से आता है, और किससे आता है? इधर F2 लिख लो, यस मैम, इससे आ जाता है। यहां पर बच्चे निकल, कैडमियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम और लिथियम। हाँ, तो ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, इनसे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी आपको सीरीज का थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। इसको आपको अपने मन में बिठा लेना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको मेरे साथ देखना है। अगर आप इस सीरीज को देखो तो आपको ये चीज समझनी है, आपको ये चीज समझनी है कि लिथियम रेडिली लिथियम प्लस में, अच्छा मैंने लिथियम प्लस लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से देखो कि लिथियम रेडिली लिथियम प्लस के अंदर कन्वर्ट होना चाहता है, सोडियम रेडिली सोडियम प्लस में कन्वर्ट होना चाहता है, राइट। तो जो जिसमें रेडिली कन्वर्ट होना चाहता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसी ऑर्डर में रिएक्टिविटी मिल जाएगी। ध्यान से देखो बच्चा, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ही आप नीचे से ऊपर जाओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बढ़ रहे हैं, यानी कि यहां से
से यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बढ़ रहे हैं, यानी कि रिडक्शन बढ़ रहा है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना बेटर क्या कर सकता है, वो अपना रिडक्शन कर सकता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन कर सकता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जितना ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना बेटर वो अपना रिडक्शन कर सकता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन कर सकता है, राइट। यस, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मैम जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो उतना ज्यादा अपना ऑक्सीडेशन कर सकता है और दूसरे का रिडक्शन कर सकता है, राइट। यस मैम, तो परफेक्ट है बच्चा। इतना तो आपको समझ आया कि अगर मैं काफी स्मार्ट हो गई हूं मैं, अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊं तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं यानी कि ऑक्सीडेशन इनका बड़ा ही मस्त होता है, ऑक्सीडेशन इनका इंक्रीज होता है ऐसे। तो यानी कि अगर आप लिथियम से लिथियम प्लस जाना चाहते हो तो वो सबसे ज्यादा रेडिली ऑक्सीडाइज होगा, राइट। यस, तो आपको ये गेम इस सीरीज में खेलना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा अच्छा है, किसका अपना ऑक्सीडेशन ज्यादा अच्छा होगा, किसका दूसरे के साथ ऑक्सीडेशन ज्यादा अच्छा होगा। ये चीजें बच्चे आपको आएंगी तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताएंगी कि अगर कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मान लो कि मेरे पास कॉपर है और मेरे पास जिंक है, ठीक है। तो यानी कि मैम ने क्या बोला, लेट अस से हमारे पास में Zn प्लस CuSO4 है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने बोला कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन होना पॉसिबल है। यानी कि अगर मैं जिंक को कंपेयर करूं और कॉपर को कंपेयर करूं, यहां कॉपर कहां है, ये रहा, तो मैं क्या कह सकती हूं कि जिंक का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, यानी कि जिंक Zn2 प्लस में जाना ज्यादा चाहेगा, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। इसलिए जब आप ऐसा सोल्यूशन बनाओगे तो जिंक कॉपर सल्फेट की जगह लेके कॉपर को टाटा बाय बाय कर सकता है। वाई बच्चे, बिकॉज जिंक अपनी ऑक्सीडेशन ज्यादा कर सकता है एज कंपेयर टू कॉपर, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो उसको डिस्प्लेस कर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं सीरीज के अंदर कि क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो आपको बस इस सीरीज को देखना है और इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। सिर्फ इतना ध्यान रखो, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको ऐसे परेशान नहीं करूंगी, कंफ्यूज नहीं करूंगी। जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ उसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को अभी के लिए आपको क्लियर करवाऊंगी, राइट। यस, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो ज्यादा ऑक्सीडेशन कर सकता है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो दूसरे को डिस्प्लेस कर लेगा, ठीक है। यस मैम, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके पास में करोजन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है, करोजन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, तो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। कहता कि एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेटिव डिटोरेशन होता है एक मेटल का एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद एयर और वाटर सराउंडिंग इट, ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, आयरन होती है, आयरन के ऊपर अगर ऑक्सीजन और वाटर आ जाता है तो एक लेयर फॉर्म हो जाती है जो रस्ट होता है, जिसका फॉर्मूला Fe2O3.XH2O होता है, राइट। यस मैम, तो ये समझ आ गया आपको कि रस्ट फॉर्म हो जाती है। corrosion of iron is called rusting, आयरन की corrosion को रस्टिंग कहते हैं। रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, मैंने बोला था ना Fe2O3 हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3.XH2। और कलर भी आपको बताया हुआ है, ब्राउन कलर का होता है फ्लेकी सब्सटेंस Fe2O3.XH2 लिखा भी हुआ है, क्या बात है। सिमिलरली इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर कॉपर एक्वायर्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, सिल्वर एक्वायर्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड एंड एल्यूमिनियम एक्वायर्स अ डल कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आपको यहाँ पर अलग अलग कोटिंग्स दिए हैं बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। करोजन जो है सेम उसी तरह से जैसे आयरन का करोजन होता है, सेम उसी तरह से इन सब पे एक एक लेयर बन जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस के ऊपर कौन सी लेयर बनती है, किस किस के ऊपर कौन सी लेयर्स बनती हैं, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आएगा, और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, राइट। यस, तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नहीं इग्नोर करना है, ये वाले पैराग्राफ को।
आगे देखो, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। अब रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं? अगर मैं उस आयरन को कवर कर दूं कोई ऐसी चीज से कि ऑक्सीजन और वाटर उसके कांटेक्ट में ही ना आए, तो रस्टिंग नहीं होगी। यस मैम, तो बस वही करते हैं। क्या करते हैं, आप आयरन को किसी पेंटिंग कर देते हो या उसकी ऑयलिंग कर देते हो, ग्रीसिंग कर देते हो, गैल्वेनाइजेशन कर देते हो जिंक को यूज करके, राइट। कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक, आयरन के ऊपर जिंक लगा दो। और जिंक क्या होता है, आपने देखा था जिंक कहां होता है बच्चे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो, अगर आप यहां पर देखोगे तो जिंक ये रहा, आयरन ऊपर है, तो यानी कि जिंक खुद ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक Zn+2 में जाना चाहेगा एज कंपेयर टू आयरन। तो जब ऑक्सीजन आएगा तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आयरन को बचा लेगा। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट है एनोडिसेशन। एनोडिसेशन क्या होता है? ये भी एक तरीका है आपका रस्टिंग को बचाने का। ठीक है, एन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस यूज टू मेक द सरफेस ऑफ मेटल्स रेजिस्टेंट टू करोजन, कि उसका करोजन हो ही ना पाए। ऑक्सीडेशन से ही होता है करोजन, तो एनोड के ऊपर ऐसा कुछ कर दो कि रस्टिंग हो ही ना पाए, ऑक्सीडेशन हो ही ना पाए, राइट। यस मैम, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करोजन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर है बच्चा? यस मैम। तो अगर आपको आज का सेशन समझ आया है तो अब आपके क्वेश्चंस करने की का टाइम आ गया है बच्चा। ठीक है, तो मैम तो बिल्कुल तैयार है, क्योंकि मैम ने आज बहुत ट्राई किया है कि हर एक चीज को समझा पाए। इंटरेस्टिंग तो आई डोंट नो, आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को देखना है और खुद ट्राई करना है बच्चे। क्वेश्चन कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद तो रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो मैम HNO3 आपने बताया था कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैम आपने K2Cr2O7 भी बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैम KMNO4 आपने बताया था कि अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन होता तो है। न्यूट्रल में भी पढ़ा था, एसिडिक में भी पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाइन में भी पढ़ा था। यस मैम, तो यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट बच्चा। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस इज। अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि A से A+ में जा रहा है, फिर A+2 में जा रहा है, तो आप क्या देख रहे हो? वो इलेक्ट्रॉन लूज करता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के प्रोसेस को मैम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यस बच्चा, ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपने खुद किया है। हर क्वेश्चन को देखकर पहले खुद करना, फिर मैम का अप्रोच देखना। बार बार मैम बोल रही हैं, क्योंकि इसी से पूरे सेशन में जो पढ़ा है ना उसको रिवाइज करने का बेस्ट तरीका, मतलब मजा आता है फिर ये आपको। ठीक है, तो ये कर लोगे? ठीक है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो पहले, फिर मैम का अप्रोच। Consider the following equation: Cr2O7 2 minus plus Br minus plus H plus gives Br2, लिखूं क्या? लिख देती हूं, Cr2O7 2 minus plus Br minus plus H plus will give me Br2 plus Cr3 plus H2O। ठीक है, ठीक है। बोलता क्या है? दैट इन दिस रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मैम अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो यानी कि वो रिड्यूस करने का काम करेगा। अगर वो किसी और को रिड्यूस करेगा तो मैम वो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा बच्चे, तो देख लो कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है देखते हैं। Br माइनस 0 में जा रहा है, Br माइनस 0 में जा रहा है, तो -1 से 0 में जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने को मैम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अगर Br माइनस खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो Cr2O7 2 माइनस को रिड्यूस कर रहा होगा, तो यानी कि मैम Br माइनस जो है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो Br माइनस दैट इज ऑप्शन बी आपका बच्चे करेक्ट आंसर होगा। अगर आप यहां पर देखो तो Cr 7 2 14
7 2 14 12 6 +6 है बच्चे इसका यहाँ पर, और ये +3 है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चा, तो यहाँ पर तो रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट खुद का तो ऑक्सीडेशन करता है, तभी तो दूसरे का रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर तभी तो दूसरे को रिड्यूस कर पाएगा। यस मैम, ठीक है। तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब तक तो ये चीज समझ गए। परफेक्ट बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वीडियो को पॉज करना है, खुद ट्राई करना है बच्चा। क्वेश्चन कहता है दैट द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत पड़ेगी। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम CuSO4। जिंक था नीचे, कॉपर था ऊपर, ऊपर से नीचे आते हैं, ऑक्सीडेशन इंक्रीज होती है, ऑक्सीडेशन इंक्रीज होती है यानी कि रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है तो मैम जिंक जो है वो Zn2+ में ज्यादा जाना चाहेगा, ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम FeSO4। कहता कि कॉपर जो है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता फ्रॉम FeSO4। तो अगर कॉपर डिस्प्लेस कर सकता तो यानी कि कॉपर को Fe+2 से नीचे होना पड़ता। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे, तो देख लो बच्चे, ध्यान से देखो, कॉपर आपका यहां पर है और Fe3+ यहां पर है, Fe2+ कहां है देख लेते हैं, Fe2+ ये रहा। तो भाई Fe2+ नीचे है तो Fe2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो Fe2 जो है वो ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा कॉपर के कंपैरिजन में, है ना। तो मैम कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है और Fe2+ ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब आपका Fe2+ बच्चे ज्यादा रिएक्टिव है तो यानी कि इसका मतलब है कि कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, राइट। यस, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है दैट जिंक मेटल डिस्प्लेसेस H2 गैस फ्रॉम H2SO4। हाइड्रोजन यहां था, जिंक नीचे था, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक ज्यादा ऑक्सीडेशन दिखाएगा, तो जिंक H2H+ को डिस्प्लेस कर लेगा, तो मेटल डिस्प्लेस कर सकता है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन डी जो है बच्चे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको टाइम लगाकर सोचना पड़ेगा और फिर ही आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है बच्चे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और टाइम दो। मैं तो जल्दी कर रही हूं क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, लेकिन आप आराम से क्वेश्चंस को करोगे तभी मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज। बच्चे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 होता है, और सुपर ऑक्साइड सुनते ही मुझे याद आ जाता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो सुपर ऑक्साइड में मैम -½ होती है। तो -½ दैट इज बच्चा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आज के सेशन को पूरा का पूरा रिवाइज कर दे रहा है, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है that zinc is used for galvanization to produce iron from rusting, to protect iron from rusting। बिल्कुल मैम, आयरन को अगर मुझे बचाना है तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कोई एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन से नीचे हो ऐसा रख दूंगी तो उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा हो जाएगा। आयरन यहाँ है, जिंक उसके नीचे होता है, तो यस मैम जिंक अपना ऑक्सीडेशन करवा लेगा और आयरन को बचा लेगा। तो यस, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है बच्चा। स्टेटमेंट सेकंड कहता है दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन आयरन। जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन आयरन। हाँ मैम, आप ही ने तो कहा कि ऑक्सीजन के साथ ज्यादा रिएक्टिव होगी तभी तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। यस मैम, तो यानी कि बच्चे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, और इसी रीजन से तो हम जिंक की क्लियरिंग करते हैं आयरन के ऊपर, है ना। यस मैम, तो यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी ट्रू हैं, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी ट्रू हैं, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्या है बच्चा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी
हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दैट अ गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज द गैस? अगेन बच्चा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है और जिंक आपका नीचे होता है, तो जिंक आपका हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो अगर आप यहां पर रिएक्शन लिखोगे तो आप H2SO4 के साथ में जिंक को जब रिएक्ट कराओगे तो आप कहोगे कि जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, दैट इज जिंक Zn+2 में होना चाहेगा और H2 गैस जो है वो आपकी लिबरेट हो जाएगी। राइट, यस मैम। तो यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो मेरी लिबरेट होगी जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक का ऑक्सीडेशन ज्यादा होना चाह रहा है, तो वो हाइड्रोजन को क्या कर लेगा? डिस्प्लेस कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर करेक्ट? आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये मुझे बताना है। ठीक है, यस मैम। फर्स्ट कहता है दैट इन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर एज इन रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। बिल्कुल मैम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट कहता है इन ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। नो, तो ये गलत हो गया, सिंपल सी बात है। थर्ड देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर बट रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि किसी और का ऑक्सीडेशन करता है तो खुद का रिडक्शन करेगा। जो रिडक्शन करता है उसका बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, तो ये बिल्कुल सही है दैट इट डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर। राइट, यस मैम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझना पड़ेगा। मैंने आपको बार बार बताया था कि अगर A से A+ जा रहे हो, A2+ जा रहे हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर कब बढ़ता है? ऑक्सीडेशन नंबर कब बढ़ता है? जब ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कब कम होगा? जब रिडक्शन होगा। तो अगर आप रिडक्शन कर रहे हो यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, अगर रिडक्शन कर रहे हो तो मतलब वो खुद तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। यस मैम। तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड बच्चा यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। एंड आई नो ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना है, अगर आपने टाइम लगाया है क्वेश्चन को कि कैसे करूं मैं इस क्वेश्चन को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कैसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिलेट करूं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर पाएंगे बच्चे। राइट, तुम भाई ध्यान रखना है और कुछ नहीं, और कुछ हो ही नहीं सकता, सिर्फ ध्यान रखोगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। कहता कि KMnO4 मॉलिक्यूल में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स पोटेशियम, ओके, मैंगनीज एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली आर। तो मेरे पास अगर KMnO4 है, मुझे पता है कि एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, तो +1 यानी कि ये तो कभी नहीं हो सकता। अगला अगर मैं देखूं तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो -2 होता है, तो यानी कि +1 + x +4 × -2, न्यूट्रल एटम है तो 0 होगा। यस मैम। तो यानी कि x = 4 to 8, तो यानी कि यहां आ जाएगा x - 7 = 0, तो x = +7। तो आपके पास में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ गया है। दैट इज ऑप्शन बी जो है बच्चा, वो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ठीक है, यस मैम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना हमें आना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा। नेक्स्ट कहता है दैट एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, बट एल्यूमिनियम इज लेस इजीली corroded than iron because। अब आपको इस चीज को समझना है। याद है जब मैंने आपको एल्यूमिनियम की बात करी थी, जब हम करोजन में एल्यूमिनियम की बात कर रहे थे, एक पॉइंट मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था,
उसके अंदर बोला गया था कि जो एल्यूमिनियम है ना वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एक लेयर फॉर्म कर लेता है, एक एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है, और इस वजह से क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता वाटर के, राइट। तो ऑक्सीजन और वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता तो करोड नहीं होता है, लेकिन आयरन में ऐसी कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं फॉर्म होती है, ठीक है। तो यानी कि ऑक्सीजन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, यस बच्चे ये आपका करेक्ट आंसर है। आयरन में ऐसा कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनता है, हमें खुद से जिंक की लेयर बनानी पड़ती है जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और तब जाकर आयरन बचता है। लेकिन एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन खुद ही बना लेती है और इसलिए वो बच जाता है और वो कम करोड़ होता है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट कहता है दैट व्हेन अ कॉपर रॉड इज डिप्ड इन एन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन the color of the solution changes to blue, this is because, क्यों ये कलर चेंज हो गया बच्चे? क्योंकि अगर आप कॉपर की बात करोगे तो अब बच्चे जब कॉपर होता है और आपके पास में कौन सा सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, जब आपके पास में इस तरह का सोल्यूशन होता है तो आपका इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो सिल्वर आपका ऊपर होगा, कॉपर आपका नीचे होगा, तो कॉपर इस बार ऑक्सीडेशन ज्यादा दिखा पाएगा। अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करना है। कॉपर आपका रिएक्टिव ज्यादा है, सिल्वर आपका ऊपर है, ये ज्यादा ऑक्सीडेशन दिखाता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए कॉपर जो है वो कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन बना लेता है और उसकी वजह से आपको ब्लू कलर मिलता है। दैट इज कॉपर इज मोर इजीली रिड्यूस्ड देन, कॉपर इज मोर इजीली रिड्यूस्ड देन सिल्वर, नहीं, एजी इज मोर इजीली रिड्यूस्ड, क्योंकि कॉपर तो बच्चे रिड्यूस नहीं होता, ऑक्सीडाइज होता है। कॉपर तो बच्चे ऑक्सीडाइज होता है, राइट। यस मैम। तो यहां से हम बोलेंगे दैट एजी इज मोर इजीली रिड्यूस्ड देन कॉपर, तो ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चे। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, द फॉलोइंग इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच Cl2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड FeBr3 इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आपको यहां पर बताना क्या है, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन, सिंपल सी चीज है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर देमसेल्व्स रिड्यूस्ड, बिल्कुल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद रिड्यूस होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट्स गेन और reducing agents gain electrons, appear to gain electrons, ठीक है। अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे तो इनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है तो यानी कि वो तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर देमसेल्व्स ऑक्सीडाइज्ड, क्या आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज होते हैं? बिल्कुल मैम, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको बिल्कुल ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ये भी सही है। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही तो बताना था, एक आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन, एक रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, और खुद ऑक्सीडाइज होता है मतलब कि गेन करता है, सॉरी लूज करता है इलेक्ट्रॉन, लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी कि डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज कर होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ओके तो आज का सेशन यहीं खत्म हुआ। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जहां पर आपने बहुत सारी नई चीज़ें समझी। आपने ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये समझा। उसके बाद में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये समझा। उसके बाद में बच्चे, उसके बाद में आपने क्या समझा, उसके बाद में आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये समझा। और आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन
क्वेश्चंस आपने देखे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं वैसे ही आपसे पूछे जाएंगे, तो बहुत ज्यादा घबराना मत, उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चे आपको याद होनी चाहिए, और जो जो पॉइंट्स मैंने आपको अंडरलाइन कराए हैं वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर गो थ्रू करना, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अपनी तैयारी करते रहना, हार्डवर्क में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।